अब देखिए आप, इसके पहले के वीडियो में हमने वज्र गुणन विधि से समीकरण युग्म को हल करना बताए थे। उसमें हमने आपको बताया था कि x और y का मान हम वज्र गुणन विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। तो किसी भी समीकरण युग्म को हल करने की 4 विधियां होती हैं: विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि और एक होता है आलेखन विधि। तो अब तक हमने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, ये 3 विधियों को बता चुके हैं। अब बचा है आलेखन विधि। तो आलेखन विधि से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कुछ इस तरह के प्रश्नों को जो दिया है k के किन मानों के लिए निम्नांकित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। k के किन मानों के लिए निम्नांकित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ये दिया है समीकरण kx + 3y = k - 3, 12x + ky = k। तो यहाँ हमें k का मान बताना है कि k का मान क्या होगा जबकि इस समीकरण का कोई हल नहीं है। इस समीकरण का कोई हल नहीं है, तो आप बताइए कि k का मान क्या होगा। तो देखिए इसको आप कैसे लगाते हो। देखो यहाँ इनके गुणांकों को लिख लिया जाए। तो a1 इक्वल दिया हुआ है k, b1 इक्वल दिया हुआ है 3 और c1 इक्वल दिया है 3 - k। यहाँ देखिए इक्वल्स के बाद k - 3 है, हम इसको k - 3 को इक्वल से पहले ले जाएंगे यानी बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो 3 प्लस में हो जाएगा और k माइनस में हो जाएगा, तब उस मान को हम c1 लिखते हैं। यहाँ a2 दिया हुआ है 12, b2 दिया हुआ है k और c2 दिया हुआ है k। ठीक, अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप जानते हो कि समीकरण का जब कोई हल नहीं होता है तो उसके लिए शर्त होती है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो उसे लिखो, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा यदि a1/a2 या a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो यहाँ पूछ रहा है कि k का मान हमें बताना है, तो इसलिए आप लिख सकते हो k/12 इक्वल 3/k इज नॉट इक्वल 3 - k/k। तो चूंकि हमको k का मान बताना है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे implies that k/12 इक्वल 3/k। implies that ये हो जाएगा k का यहाँ देखिए k से k का मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया k² इक्वल ये 12 3 जा 36। अब आप यहाँ देख लो, हम लिख सकते हैं k इक्वल ±√36। यहाँ हो जाएगा k इक्वल ±6। अतः k बराबर 6 या -6 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से आप इसको समझ लीजिए। देखिए समीकरण निकाल जो दिया हुआ है kx + 3y = k - 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 12x + ky = k, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ देखिए आप a1x + b1y नहीं हाँ a1x + b1y + c1 = 0
से यदि हम तुलना करें इस इक्वेशन को, तो यहाँ a1 की जगह पर k दिया हुआ है, b1 की जगह पर 3 दिया है और c1 की जगह पे 3 माइनस k दिया हुआ है। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से यदि हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो यहाँ a2 की जगह पर 12, b2 की जगह पर k और c2 की जगह पर k दिया हुआ है। तो अब यहाँ यह कह रहा है कि k के उस मान को बताइए जिसके लिए इस समीकरण निकाय का कोई हल ना हो। तो हम जानते हैं, आप जानते हो, क्या जानते हो, आप जानते हो कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा यदि a1 बटे a2 इज इक्वल b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल c1 बटे c2। आप जानते हो कि a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल c1 अपान c2। तो चूंकि हमें k का मान बताना है, इसलिए हम इस हिस्से को छोड़ देते हैं और हम लिखते हैं क्या, k अपान 12 इक्वल 3 अपान k इज नॉट इक्वल 3 माइनस k अपान k में इस हिस्से को जब छोड़ देते हैं तो हमारे पास होता है k अपान 12 इक्वल 3 अपान k। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट के स्क्वायर, यहाँ देखिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा के स्क्वायर और ये हो जाएगा 36। तो के स्क्वायर इक्वल 36 इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 36 इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल प्लस माइनस 6। अतः के बराबर के इक्वल 6 या माइनस 6 होगा। बस यही पूछ रहा था, ये हो गया। अब आप यहाँ पर देखो, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अनेक हल हैं। हमें अनेक हल पूछ रहा है, k का वह मान बताइए जिसके लिए समीकरण युग्म का अनेक हल हो। तो आप जानते हो किसी समीकरण निकाय का अनेक हल तब होता है जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो। यानी किसी भी समीकरण निकाय का अनेक हल होगा कब, जब a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। जब ऐसा प्रतिबंध होगा तब ना। तो पहले आप पता करो कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या दिया हुआ है। यहाँ देखो a1 इक्वल दिया है 1, b1 इक्वल दिया है k प्लस 1, c1 इक्वल दिया है -5। यहाँ पर देखिए a2 इक्वल दिया है k प्लस 1, b2 इक्वल दिया है 9 और c2 इक्वल दिया है 1 माइनस 8k। अब आप जान ही रहे हो कि समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे जब a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। जब ऐसा होगा तब, तो इसलिए देखो क्या होता है, 1 अपान k प्लस 1 ऐसे लिखिए 1 अपान k प्लस 1 इक्वल k प्लस 1 अपान 9 इक्वल -5 अपान 1 माइनस 8k। अब आप यहाँ इन दोनों से देख लीजिए 1 अपान k प्लस 1 इक्वल k प्लस 1 अपान 9। यहाँ हो जाएगा k प्लस 1 का मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 9। अब आप यहाँ लिख सकते हो, देखो k प्लस 1 इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस अंडर 9। यह हो गया k प्लस 1 इक्वल प्लस माइनस 3। अब यहाँ देखिए धन चिन्ह लेने पर
के प्लस 1 इक्वल हो गया 3, इंप्लाइज दैट के इक्वल हो गया 3 माइनस 1, या इंप्लाइज दैट के इक्वल हो गया 2। और ऋण चिन्ह लेने पर यदि हम ऋण चिन्ह यानी माइनस चिन्ह लेते हैं तो k प्लस 1 इक्वल हो जाएगा -3, इंप्लाइज दैट k इक्वल हो जाएगा -3 माइनस 1, इंप्लाइज दैट k इक्वल -4। अतः k के दो मान होंगे, k बराबर 2 और -4। तो अब आप यहाँ पा गए, क्या पा गए? k के दो मान होंगे, k का मान या तो 2 होगा या -4 होगा, तो इस समीकरण के अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि k का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अनेक हल हैं। तो अब आप इस समीकरण से a1 का मान पा गए 1, b1 का मान पा गए k प्लस 1 और c1 का मान पा गए -5। यहाँ आप देखो a2 का मान पा गए k प्लस 1, b2 का मान पा गए 9 और c2 का मान पा गए 1 -8k। अब आप जानते हो कि समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे जब a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। तब आप इसमें मान रख दो 1 अपान k प्लस 1 इक्वल k प्लस 1 अपान 9 इक्वल -5 अपान 1 -8k। अब यहाँ आप देखते हो 1 अपान k प्लस 1 इक्वल k प्लस 1 अपान 9, तो यहाँ k प्लस 1 और k प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दिए तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 9 1 जा 9। अब आप यहाँ देखो इनका यदि हम वर्गमूल ले लेते हैं तो k प्लस 1 इक्वल प्लस माइनस 9 implies that k plus 1 equal plus minus 3। अब यहाँ देखिए दो ऑप्शन है, यदि हम प्लस चिन्ह लेते हैं तो k का मान 2 आता है और माइनस चिन्ह लेते हैं तो k का मान -4 आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि k के दो मान मिलते हैं, एक k बराबर 2 और दूसरा k बराबर -4। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि यदि k बराबर 2 हो या k बराबर -4 हो तो इस समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे। अब आप यहाँ देखो दिया हुआ है सरल रेखा युग्म -3x + 5y = 7, 2px - 3y = 1 से p का मान ज्ञात कीजिए यदि दी गई रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। देखिए यहाँ जो समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण में p दिया हुआ है, तो यहाँ पूछ यह रहा है कि p के उस मान को बताइए जिसके लिए इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। यानी कह क्या रहा है, ये तो आप समीकरण का मतलब यह हुआ, और समीकरण को समझिए, समीकरण को सवाल को समझिए। ये प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को समझना जरूरी है। जब आप प्रश्न को समझ जाते हैं तो प्रश्न को हल करना आसान हो जाता है। प्रश्न में कह रहा है कि इसमें दो समीकरण दिया हुआ है, तो समीकरण में p दिया हुआ है, पूछ रहा है p का मान बताइए। यदि p का मान बताइए यदि दी गई रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो आप जानते हो कि जब किसी समीकरण से खींचे जाने पर दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके लिए प्रतिबंध है। उसके लिए क्या प्रतिबंध है कि जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके लिए प्रतिबंध है a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, माने a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। ये आप जानते हो। तो उसमें अगर हम मान रख दें तो p का मान मिल जाएगा। देखो कैसे किया जाता है इसको। यहाँ देखो a1 इक्वल दिया है -3, b1 इक्वल दिया है 5 और c1 इक्वल दिया है -7, a2 इक्वल दिया है 2p, b2 इक्वल दिया है -3
और C2 इक्वल हो गया -2। अब जब आप जानते हो कि किन्हीं दो समीकरण से खींची गई रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके लिए शर्त है A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। तो उस चीज को लिख दीजिए। एक किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने वाले समीकरण के लिए A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। ये शर्त है। किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने वाले समीकरण के लिए A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 होता है। तो इसलिए आप यहां लिख सकते हो -3/2p इज नॉट इक्वल 5/-3। अब यहाँ देखो, इसको सरल करो। तो यहाँ आप देख रहे हो 2p का 3 मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 5 हो गया 10p इज नॉट इक्वल 9। 3 3 9 या यहाँ हो गया p इज नॉट इक्वल 9/10। अर्थात यहाँ जो p का मान होगा, यहाँ जो p का मान होगा वह 9/10 नहीं होना चाहिए। p का मान 9/10 नहीं होना चाहिए। यदि p का मान 9/10 ना हो तो उस समीकरण से जो रेखाएं खींची जाएंगी वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो यह निश्चित है कि केवल p इज नॉट इक्वल 9/10 यदि है तो वह दोनों रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेंगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप इस विधि से लगा सकते हो। कहीं कोई दिक्कत आती है तो मन से ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए, आप बाकी जो भी क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में आपको देंगे। और उम्मीद है कि आज हमने जो भी आपको समझाया बताया आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। यदि आप हमारा वीडियो आगे जो भी हम वीडियो बनाते हैं उनको देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने उन अच्छे मित्रों को जो आपके साथ होते हैं उनको भी इसे समझाने का प्रयास करें, इसलिए उन्हें शेयर जरूर करें। धन्यवाद।